एक देवी ने सपनों में आकर रामानुजन को मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी पाई की वैल्यू के बारे में बताया था। ये बात सुनकर आपको शायद विश्वास ना हो। पूरा वीडियो देखो आज भारत के गोल्डन इतिहास के बारे में जानने के लिए, जिसे अब तक वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इग्नोर किया है। इंडिया ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े जीनियसेस को प्रोड्यूस किया है, हजारों साल पहले के आर्यभट्टा से लेकर 20वीं सेंचुरी के सीवी रमन तक। लेकिन एक नाम जिसे आज भी बहुत सारे लोग भुला देते हैं, जो कि सिर्फ अपने टाइम के नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियसेस में से एक हैं, उन्हीं के बारे में हम आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे। श्रीनिवासन रामानुजन, इस नाम को आज हम सब जानते हैं। ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। 1887 में मद्रास के साउथ में एक शहर इरोड में पैदा हुए रामानुजन के 3 और भाई बहन थे, जिनमें से सिर्फ यही 18 साल की उम्र तक सर्वाइव कर पाए। उस टाइम ऐसे बहुत सारे डिजीजेस थे जिनके लिए आज ट्रीटमेंट और वैक्सीन इजीली अवेलेबल हैं, उस समय जानलेवा होते थे। फैमिली कंडीशंस काफी मॉडेस्ट होने के कारण वो कुपोषण का भी शिकार थे, जो कि आगे चलकर उनकी अनटाइमली डेथ का कारण बना। हालांकि उन्हें एक लोकल स्कूल में एनरोल किया गया, लेकिन रामानुजन को स्कूल जाना कुछ खास पसंद नहीं था और उनकी फैमिली ने एक लोकल कांस्टेबल को एनलिस्ट किया था, ये इंश्योर करने के लिए कि वो स्कूल अटेंड करें, क्योंकि तब के और आज के एजुकेशन सिस्टम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। उनका इंटरेस्ट था सिर्फ मैथमेटिक्स और नंबर्स में। एज अ रिजल्ट जो भी उनका करिकुलम या उनके टीचर्स उन्हें सिखा सकते थे, उन्होंने 11 साल की एज तक वो सब सीख लिया। लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। उन्होंने अपनी लर्निंग को अपने हाथ में लिया और उन्हें लाइब्रेरी से मिली एक बुक, अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। और ये बुक स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन नहीं थी। हर पेज के बाद बस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस, 5000 टू बी एग्जैक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉमिक बुक से थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग थी। दरअसल ये थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्राइपोस नाम के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। इसे उस टाइम का जेईई एडवांस समझ लीजिए। और किसी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास एडवांस मैथमेटिक्स में कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वो बुक उसकी समझ से बाहर थी, किसी फॉरेन लैंग्वेज में कोई नॉवल पढ़ने के बराबर, एक्सेप्ट रामानुजन। उन्होंने जैसे उस बुक को पढ़ा, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते वो इक्वेशंस उनकी समझ आने लगी। 1 साल के अंदर ही उन्होंने बर्नौली नंबर्स को डेवलप कर लिया था और यूलर मास्टेरोनी कांस्टेंट को अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लिया था। उनके पीयर्स भी उन्हें उस टाइम वैसे ही देखते थे जैसे हम आज देखते हैं। समझ नहीं पाते लेकिन रिस्पेक्ट पूरी करते हैं। और माना जाता है कि इसी बुक ने उनके अंदर के जीनियस को नहीं, ग्रैंड मास्टर, ड्रैगन स्लेयर, विजर्ड किंग, जीनियस गॉड ऑफ मैथमेटिक्स को अवेकन किया और एक ऐसे ऑब्सेशन की चिंगारी को सुलगाया जो उनके दिमाग को कंज्यूम कर लेती है उनकी बाकी की नॉट लॉन्ग इनफ जिंदगी के लिए। और जैसा कि आप एक जीनियस एक्सपेक्ट करेंगे, उन्होंने अपने हाई स्कूल के एग्जाम्स में हर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कुचल दिया और उन्हें एक अच्छे से कॉलेज की स्कॉलरशिप मिल ही जाती अगर वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल नहीं होते तो। मतलब सिर्फ मैथ्स में पास, बाकी सब में फेल। फिर उन्होंने अगले कुछ सालों तक जो भी मैथ्स प्रॉब्लम उन्हें मिली थी उन्हें सॉल्व किया, अपने थ्योरम्स और इक्वेशंस को बनाते गए और वो अकेले ही दुनिया के सबसे एडवांस रिसर्चर्स में से एक थे जो सबसे एडवांस मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर रहे थे उस टाइम पर पूरी दुनिया में। मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए और बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए सब्सक्राइब टू मी ऑन इंस्टाग्राम, डिजिटल इंडियन YT। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि रामानुजन खुद कहते थे कि ये सारी इक्वेशंस उन्हें उनके सपनों में एक देवी आकर बताकर जाती थी। उनका एक फेमस कोट भी है कि एन एक्सप्रेशन फॉर मी हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। और अगर आप भी क्यूरियस हैं जानने के लिए कि किस देवी की पूजा करें अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए ताकि वो भी आपके सपनों में आए, तो उनका नाम था देवी नम्मागिरी थैयार और इनका टेम्पल है तमिलनाडु में। लेकिन अब उनकी कहानी में ये सब नंबर्स पैसों में कन्वर्ट होकर उनका घर नहीं चलाने वाले थे। अपनी रिसर्च के साथ साथ वो एक्सट्रीम पॉवर्टी और स्टारवेशन से भी लड़ रहे थे। 1909 में उनको इस सबसे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी अरेंज करवा दी थी एक 10 साल की लड़की के साथ। उस समय में भाई बाल विवाह चलता था, राजस्थान में आज भी चलता है। तो अब बाल विवाह हो गया तो उन्हें एक जॉब की ज़रूरत थी और इसी के चलते 1912 में मद्रास पोर्ट में उन्हें क्लर्क की जॉब मिली। उनके लिए जॉब एकदम बढ़िया थी क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता था अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। अब आप इसको ऐसे ही मान लो कि यार अगला एल्बर्ट आइंस्टाइन आपको किसी हलवाई की दुकान पे समोसे बेचता हुआ मिल जाए। जो सपाट उनकी रिसर्च को काफ़ी सारे इंडियन जर्नल्स में पब्लिश किया गया, जैसे जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, और अपने काम के लिए उन्हें काफ़ी रिकॉग्निशन मिल रहा था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। फिर अगले ही साल 1913 में उन्होंने 9 पेज की एक रिपोर्ट भेजी लंदन में प्रोफेसर GH हार्डी के पास। उन पेजेस को देखकर उन्हें लगा कि ये कोई फ्रॉड है, लेकिन बाद में अच्छे से उन मैथमेटिकल थ्योरम्स को एनालाइज करने के बाद हार्डी ने कहा, एंड आई कोट, दीज मस्ट बी ट्रू बिकॉज इफ दे वर नॉट ट्रू नो वन वुड हैव द इमेजिनेशन टू इन्वेंट देम। फिर इसके 1 साल बाद ही हार्डी जी ने रामानुजन जी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्वाइट किया, जो कि उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी साबित हुआ। हालांकि उस टाइम इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था, लेकिन इंडिया और ब्रिटेन दिन रात का डिफरेंस था।
और यूनिवर्सिटी में भी उनके मेथड्स और प्रिंसिपल्स सभी प्रोफेसर्स के लिए बिल्कुल एलियन थे, क्योंकि रामानुजन हमेशा से सेल्फ टॉट थे, किसी स्कूल तो हो गए नहीं थे अच्छे से। लेकिन कैम्ब्रिज में उनका समय उनकी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम था। प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने नंबर थ्योरी, इन्फाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इलेक्ट किया गया। 1918 में उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में, ये वही सेम सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी, जो डिसाइड करती है कि नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाएगा। और 6 महीने बाद ही फेलो ऑफ द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भी उनका सिलेक्शन हुआ। और जैसे ही उन्हें अपनी लॉन्ग डिजर्व रिकॉग्निशन मिल रही थी, वो बीमार पड़ गए और इलनेस और मैल न्यूट्रिशन और कुछ बहुत सारे अननोन फैक्टर्स की वजह से 32 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। अपनी लाइफ का आखिरी साल उन्होंने इंडिया में ही बिताया और मरने से पहले तक भी वो अपनी रिसर्च करते रहे। लेकिन तब तक पूरी दुनिया उन्हें एक जीनियस की तरह देखने लगी, जो कि वो थे ही। उन्होंने मैथमेटिक्स की जिस भी फील्ड में काम किया उसमें एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया और कुछ एरियाज को खुद ही इन्वेंट किया। एक बार जब हार्डी उन्हें विजिट करने हॉस्पिटल में गए तो वो जिस कैब में गए उसका नंबर था 1729। इस नंबर को याद रखना, आगे कुछ बताऊंगा। तो हार्डी को लगा कि यार ये कोई बैड ओमेन तो नहीं है। रामानुजन ने बहुत हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे दो तरह से दो क्यूब्स के सम को एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब 1 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 और 9 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3, दोनों का समय 1729, और तभी से इसको रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचो, अपने डेथ बेड पर भी वो इतने कॉम्प्लेक्स और डीप कैलकुलेशंस कर रहे थे। और इनकी पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हाँ, ये काफ़ी सारी कैलकुलेशंस कर रहे थे जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, रिवॉल्यूशनरी परहैप्स, लेकिन उस टाइम पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उन सबकी सेंस बनाकर ये समझ पाए कि उन्हें अप्लाई कैसे किया जा सकता है, जो हमें लेकर आता है आज के टाइम में। दुनिया भर से टैलेंटेड मैथमेटिशियंस ने अपने पूरे करियर्स को डेडिकेट किया है उनकी थ्योरम्स की सेंस बनाने के लिए। उनके 4000 से ज़्यादा फार्मूलाज, जिनके उन्होंने सॉल्यूशंस दिए थे, एक्सप्लेनेशन नहीं, सभी वेरीफाई कर दिए जा चुके हैं। और अब जाकर लोगों को समझ आ रहा है कि उनको पॉइंटलेस थ्योरम्स बिल्कुल भी पॉइंटलेस नहीं है। इनफैक्ट उन्हें मॉडर्न फिजिक्स के डीप मैथमेटिकल प्रिंसिपल से लिंक करने के बाद अब स्ट्रिंग थ्योरी या प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक होल्स को समझने में हमें मदद मिल रही है। रामानुजन की नोटबुक में लिखे सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 2012 में मैथमेटिशियन केन ओनो और उनके दो स्टूडेंट्स ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग फार्मूला डिस्कवर किया, जिसे साइंटिस्ट को मदद मिली ब्लैक होल्स को एक कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव से समझने में। हालांकि उसे प्रूव करने में सालों का टाइम लगा था, लेकिन उनके नोट्स को समझने और अप्लाई करने में ही दुनिया को 100 साल लग गए, जो अपने आप में ही प्रूव करता है कि वो कितने बड़े जीनियस थे। और अगर वो थोड़े और टाइम जिंदा रह पाते या उन्हें और अच्छी एजुकेशन मिलती तो आज हम कहाँ होते, ये हम बस इमेजिन ही कर सकते हैं। मैं इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।